हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर और इसकी स्टेट्स, मतलब पदार्थ और उनकी अवस्थाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जो आप ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री सिर्फ रसायन विज्ञान आपके यूपीपी बैच के लिए ही सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, हम क्या करेंगे, एक क्लास रखेंगे जिसमें पूरे पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो आ सकते हैं उनको भी क्या करेंगे, वन लाइनर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं रसायन विज्ञान में मैटर क्या होते हैं। पदार्थ भी बोलते हैं इनको, या फिर द्रव्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैटर्स क्या होते हैं, है ना। आइए इसके बारे में जानते हैं। व्हाट आर दिस। देखो, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वे चीज़ें होती है जिनके पास अपना भार होता है, जो स्थान को घेरती हैं, मतलब जो प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं, और जिनके अंदर ग्रेविटी होता है, उनको क्या बोलते हो, पदार्थ बोलते हैं। समझ में आया। तो पदार्थ क्या लिखोगे, पदार्थ वे होते हैं जिनके पास भार हो, जिनके पास भार हो तथा स्थान घेरती हूँ। जिस तरह मैं भी क्या हूँ, एक पदार्थ, द्रव्य। मैं भी क्या कर रहा हूँ, अपना सामान घेर रहा हूँ, मतलब मुझे चलने के लिए कुछ ना कुछ प्लेस चाहिए। तो इसका तो मैं भी क्या हूँ, पदार्थ हूँ। ये मार्कर भी क्या है, पदार्थ है। इसको भी रखने के लिए प्लेस चाहिए, ठीक है ना। जो स्थान घेरती हैं उन्हें क्या बोलते हो आप, पदार्थ। ठीक, इसको क्या लिखो इंग्लिश में, विच हैव ग्रेविटी एंड ऑक्यूपाई प्लेस। और जो प्लेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। ग्रेविटी, भार बोल लो। देखो, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक। वो हम ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जानेंगे भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक। तो द्रव्य से क्या पता लगा, द्रव्य वे होते हैं जिनके पास क्या होता है, अपना भार होता है खुद का, और जो खुद अपनी क्या करेंगे, स्थान को घेरेंगे, ठीक। जिस तरह पानी है, पानी को भी क्या है, रखने के लिए प्लेस चाहिए, उसका भी कुछ ना कुछ भार होता है ना। गैस है, अपने चारों ओर क्या है, गैस। तो गैस को भी मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए। अगर स्थान नहीं होगा तो गैसेस नहीं चलेंगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मान लो मैंने गैस ली, उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, तो तब तक बाहर मूवमेंट कब तक नहीं करेंगी, बाहर आकर, जब तक ढक्कन को खोला नहीं जाएगा। जैसे ही ढक्कन खोलेंगे, उनको स्थान मिलेंगे और उस स्थान से चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इसी तरह पानी है, पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखोगे तो उसको इकट्ठा करने के लिए भी प्लेस चाहिए। अगर छोड़ना है, निकालना है पानी, तब भी क्या चाहिए, स्थान चाहिए। मतलब पानी भी, वाटर भी आपका क्या है, एक मैटर है या फिर द्रव्य है, ठीक। अब भाई इन द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए अब चलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ये इसको फेज भी बोलते हैं, ठीक। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। देखो, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। जिस तरह मेरी अवस्था क्या है इस समय, मेरा फेज कैसा है, सॉलिड, मतलब मैं क्या हूँ, ठोस हूँ। एक होती है लिक्विड, पानी। पानी कैसी स्टेट है, लिक्विड। और एक होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या होती है, गैस। तो इसका मतलब 3 ही स्टेट होती हैं। मेनली कितनी स्टेट होती हैं, जो मुख्यतः कितनी स्टेट होती है, मुख्यतः 3 स्टेट होती हैं। मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। मेनली 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्थान। तो पहली, दूसरी, तीसरी कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट वन इज थर्ड। देखो, पहली होती है ठोस, विच इज टर्म्ड इन इंग्लिश इज सॉलिड। सेकेंड वन इज द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। एंड लास्ट वन इज गैस, इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस, ठीक। एक फोर्थ भी स्टेट मानी जाती है, एक फोर्थ भी स्टेट मानी जाती है, ठीक। इसको डॉट डॉट इसलिए लिखें क्योंकि मेनली 3 ही होती हैं। तो फोर्थ वाली कौन सी होती है, प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा, ठीक। जिस तरह कोविड वगैरह में देखा था, प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, है ना। जिनकी इम्यूनिटी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो कोविड में क्या मांगा जा रहा था, प्लाज्मा मांगा जा रहा था कि अभी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है
या जिसको ब्लड देना वो पहले प्लाज्मा दिया जाता था। ठीक, तो मेनली कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ आती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक, लेकिन केमिस्ट्री में हम सबको इन 3 के ही बारे में जानना है, तो इन्हीं तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। आइए, हो सकता है इतना आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कि धीरे धीरे इनको पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ये तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं सॉलिड। आइए ठोस के बारे में जानते हैं, है ना। सॉलिड क्या होते हैं? देखो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार भी निश्चित होता है, आकार भी क्या होता है? निश्चित, और उनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित। ठीक, जिस तरह ये मार्कर, इसका आकार निश्चित है भाई, कितने सेंटीमीटर होगा, इसका एरिया कितना होगा। ठीक, और इसका वॉल्यूम भी निश्चित है कि इसके अंदर कितनी इंक आ सकती है। ठीक, जिस तरह मैं एक बर्तन ले लूँ, गिलास ले लिया, तो गिलास का आकार भी निश्चित है, पता है कि इसका आकार कैसा है, कितना है। आज भी रख दो, 2 दिन बाद भी देखोगे उतना ही रहेगा। अगर इस गिलास को ले जाओगे किसी दूसरे शहर, तब भी उस गिलास का आकार वही रहेगा, मतलब उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या था? आयतन, मतलब जितना उस गिलास में पानी आ रहा है यहाँ पर, उसको किसी दूसरे देश भी ले जाओगे तब भी उतना ही पानी आएगा। मान लो 250 ml पानी आ रहा है इसके अंदर, तो दूसरे देश, कंट्री जहाँ भी लेके जाओगे उसमें 250 ml पानी ही आएगा, मतलब इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। तो इस टाइप के पदार्थ जिनका आकार भी निश्चित हो और साथ ही साथ इनका आयतन भी निश्चित हो, उसको बोला जाता है ठोस। ठीक, तो क्या बोलते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित हो, उनको क्या बोलोगे? ठोस बोलेंगे। ठीक, हैविंग सर्टेन शेप एंड वॉल्यूम। ठीक, जिनका आकार, शेप भी क्या हो? सर्टेन हो, और वॉल्यूम भी क्या हो? सर्टेन, उनको क्या बोलेंगे? ठोस। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, जिस तरह एग्जाम्पल जानना हो, एग्जाम्पल में हम बहुत सारे सॉलिड जानते हैं। कौन कौन से सॉलिड होते हैं? आपका लोहा, क्या होता है? लोहा, जिसको बोलते हैं आयरन। आपका लकड़ी हो गया, वुड, ये भी क्या है? आपका लकड़ी, ये भी क्या है? आपका ठोस, है ना। और क्या जानते हो आप, है ना? गोल्ड, सोना, गोल्ड, है ना, डॉट डॉट आदि, ये सब क्या होते हैं? आपके ठोस होते हैं। ठीक, आइए अब सेकंड चलते हैं, द्रव क्या होते हैं? द्रव, देखो ये द्रव्य और द्रव में कंफ्यूजन ही होना है। द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। देखो लिक्विड्स क्या होते हैं? देखिए लिक्विड्स का आकार तो निश्चित होगा। जिस तरह मान लो मैंने 250 ml पानी लिया ग्लास के अंदर, अगर उसको किसी दूसरे बर्तन में डालोगे, कंटेनर में डालोगे, तब भी वो 250 ml ही रहेगा, मतलब इसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको जिस गिलास में डालोगे वो गिलास का आकार लेगा, अगर आपने किसी राउंड बर्तन में, कंटेनर में डाल दिए तो वो उसका आकार ले लेगा। इसका मतलब द्रव को जिस भी कंटेनर में या पात्र में डाला जाएगा वो उसी का आकार ले लेगा, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं है, आकार निश्चित नहीं है। लेकिन आयतन निश्चित है कि अगर आपने 250 ml पानी लिया है, चाहे उसको गिलास में रखो, बोतल में भरो या बड़े कंटेनर में डालो, उसके आयतन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पहले भी 250 ml था, बाद में भी क्या होगा? 250 ml। आप शिकंजी वगैरह बनाते हो बड़े बड़े भगोने में, फिर उसको गिलास में, छोटे छोटे गिलास में डाल देते हो। क्या गिलास में डालने के बाद जब पूरे गिलास को काउंट किया जाएगा, क्या उनका क्वांटिटी कम हो जाएगी? उनकी क्वांटिटी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो भी शिकंजी वगैरह बनाते हैं, हम शरबत बनाते हैं, उसका क्या होता है? आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। पहले बड़े भगोने का आकार था, अब छोटे छोटे गिलास का आकार ले लिया। इसका मतलब लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या लिखोगे भाई? जिनका आयतन निश्चित हो परंतु आकार क्या हो? निश्चित ना हो। जिसका आकार निश्चित ना हो उसको क्या बोलते हो? अनिश्चित। लेकिन उनका आकार क्या होगा? अनिश्चित हो, है ना। क्या लिखोगे? सर्टेन वॉल्यूम बट अनसर्टेन शेप।
शेप क्या होगी इसकी, अनसर्टेन होगी, मतलब शेप के बारे में कुछ पता नहीं होगा। समझ में आया, पक्का। आइए अब थर्ड वन, लास्ट वन इज क्या है आपका, गैस। अब गैसों के बारे में जानते हैं, व्हाट आर गैसेस। ठीक, गैस क्या होती है। देखिए गैस का इस कमरे के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस, ये सब गैसेस प्रेजेंट हैं इस एटमॉस्फेयर में। तो इसमें ना तो गैस का आकार पता है कैसा है, और ना ही इनका वॉल्यूम पता, मतलब वॉल्यूम भी इसका निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कमरे का में जो गैसेज है वो कमरे का आकार ले रखी है। ठीक, अगर इस गैसेज को निकाल के एक बर्तन में भर दोगे तब भी वो गैसेज उसमें आ जाएगी। इसका मतलब जो ये गैसेज हैं इनका आकार निश्चित नहीं है, आकार निश्चित नहीं है, और ना ही इनका वॉल्यूम निश्चित है। ठीक, क्योंकि गैस का काम होता है फैलना। गैस का काम क्या होता है, फैलना। ये कभी भी आप इसको कंस्ट्रक्ट करके नहीं रख सकते, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, मूव मतलब गति करते हैं। ठीक, इतनी तेज़ी से गति करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा होल भी मिल गया तो उसी से निकल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो आप गुब्बारे में हवा भरते हैं कि नहीं, उसमें आप क्या करते हैं, आप जितनी भी आसपास की गैसेज होती हैं, इस वायुमंडल में जो भी गैसेज होती हैं वातावरण में, आप फूंक मारते हो तो उसके जो गैसेज के कण होते हैं उस गुब्बारे में भरते जाते हैं। जब भरते फूलता किस कारण है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिसके कारण वो गुब्बारा क्या होता है, फैलता जाता है। क्योंकि गुब्बारा एक इलास्टिक क्या है, मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, तो वो हमेशा क्या करेगा, उसका फैलना शुरू कर देता है। तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल, एयर के कण क्या होते हैं, वो उस गुब्बारे की सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं बाहर की ओर, ताकि वो बाहर निकल सकें, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही अगर आप गुब्बारे को छेद करोगे थोड़ा सा भी, तो उस गुब्बारे से इतनी तेज़ी से हवा आती है कि उतना प्रेशर लगता है कि गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। आपने ये सब किया होगा ना, जब गुब्बारे में भर के आप छोड़ते हो बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ता है, वो उड़ता है कि नहीं। तो उसका कारण क्या होता है भाई, गैसेज के जो पार्टिकल होते हैं उनका काम होता है फैलना, उनका काम क्या होता है, फैलना। ठीक, इसका मतलब गैसेज क्या होती हैं, गैसेज वह पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक, क्या लिखोगे भाई, जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो। जिनके ये दोनों अनिश्चित होंगे वही क्या होंगे, आपके गैसेज होंगे। ठीक, बोथ वॉल्यूम एंड शेप इज अनसर्टेन, दोनों ही क्या होंगे, अनसर्टेन। ठीक, द्रव में मैंने वो एग्जाम्पल नहीं लिखा है, इसके एग्जाम्पल लिख लेना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके, इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके क्या, आप देखते होंगे जल, वाटर हो गया, है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी लिक्विड है ना। ठीक, इत्यादि, जगह नहीं बची है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे आपके, गैसेस के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपके, आपने देखा होगा क्या होता है भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ये क्या है, गैस है ना, O2 बोलते हैं। और क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी आपकी क्या है, गैस, H2 लिखा जाता है। ठीक, आपकी और क्या गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ठीक, N2 ये भी क्या है आपकी गैस, Cl2 ये भी क्या है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस, हीलियम आपकी गैस होती है। समझ में आया। तो इसका तो ये सब क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। ठोस मतलब आकार निश्चित और वॉल्यूम भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। द्रव आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। थर्ड गैस, गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। समझ में आया। देखो इससे एक बात पता लगती है कि अगर कोई चीज़ ठोस है तो ठोस क्यों है, द्रव है तो द्रव क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है। देखो अगर जिस चीज़ से वो बना है, जिस तरह मैं लोहे की बात कर लूँ, ठोस में लोहे की, लोहे में क्या होंगे भाई, छोटे छोटे लोहा क्या होगा, आयरन के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक, अवयव कण। ठीक, जिससे मिलकर कोई पदार्थ बनता है, जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उसको एटम बोला जाता है। ठीक, उस कण को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर किसी पदार्थ के जो कण है जिससे वो मिलकर बना है, अगर वो पास पास है, कितने हैं, पास पास, बहुत क्लोजली टाइटली बाउंड है, बहुत तेजी से बाउंड है, तो इस टाइप के पदार्थ को बोला जाता है ठोस। ठोस क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन क्या हुई ठोस की, जिस पदार्थ के कण बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड वो ज़्यादा कस के रखेंगे,
ठीक। तो वो कैसे बिहेव करेंगे? ठोस की तरह। जिनके थोड़े से दूर दूर होंगे वो बिहेव करेंगे द्रव की तरह, और जिनके काफ़ी दूर दूर होंगे, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, आकर्षण बल नहीं होगा, तो उसको रखा जाता है गैस की कैटेगरी में। समझ में आया? जिस तरह ऑक्सीजन गैस है आपकी, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, इनके बीच में जो बल लगता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब वो एक जगह, ऐसा नहीं है कि एक ये रहा ऑक्सीजन एक ये रहा गैस दोनों मिल जाए, नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे को फेंकेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी बल वर्क नहीं करता, ड्यू टू लोन पेयर होता है, वो अलग केस है। आप क्या है, ठोस में क्या होते हैं, जिस तरह आयरन हो गया, आयरन के कण एक दूसरे को बांध के रखते हैं आपस में, जिसको बोला जाता है अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनसे क्या होते हैं, ये आपस में कण बंधे होते हैं, जिनके कारण ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी से पास दूर दूर नहीं होते हैं। तो इनको दूर करने के लिए बहुत हाई एनर्जी दी जाती है, तभी ये इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। ठीक है ना, जिसकी पकड़ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसको इतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, इसलिए ठोस को पिघालने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगती है। इस तरह लिक्विड हो गया, लिक्विड को गैस में बदलने के लिए आप जानते हो गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हो, नीचे से आग लगाते हो, तो क्या होता है वो पानी जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। किसमें? वेपर, जिसको वाष्प बोला जाता है। तो इसमें करते हैं क्या है, जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं आपस में बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, तो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। जिस तरह हम जल की बात करें, जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण जल आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, मतलब कस के नहीं बंधे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सबसे वीक बॉन्ड होता है, आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो सबसे वीक बॉन्ड होता है। तो इसको अगर एनर्जी मिल गई सफिशिएंट तो ये आसानी से टूट जाएगा, तो जैसे ही टूटेगा तो ये वाष्प में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ठोस को द्रव में बदलना है, द्रव को गैस में बदलना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म डिफाइन किए गए। ठीक, जिस तरह अगर ठोस को द्रव में बदलना है तो उसके लिए गलनांक आया, क्यों? क्योंकि ठोस को गलाया जाएगा, तो उसके लिए गलनांक शब्द आया कि इसको गलाना है तो गलनांक लाया गया। ठीक, इसी तरह अगर द्रव को किसमें, गैस में बदलना है, किसमें, गैस में, तो उसके लिए क्वथनांक लाया गया। समझ में आया? अगर किसी भी ठोस को द्रव में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गलन। क्या बोलते हैं? गलन। अगर किसी द्रव को लिक्विड में बदला जाता है तो इसको बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं? क्वथन। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं, इसी के बारे में देखते हैं कि ये बदलती कब है। ठीक, एक नोट डाल के एक पॉइंट जरूर लिख लेना। ठीक, मान लो एग्जाम में पूछ ले कि जो ठोस के जो अवयवी कण हैं ये किस बंध से बंधे होते हैं, तो इसको लिख लें अंतरा आणविक फोर्स। ठीक, क्या लिखोगे? ठोस के कण आपस में अंतरा आणविक बल से बंधे होते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मीनिंग है अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया, ठीक, कौन सा बल है जिससे किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं डिफाइन होती हैं, तो वो ये फोर्स होता है। कौन सा? अंतराण्विक बल। अगर ये बल प्रेजेंट है तो ये बताएगा कि अभी ये जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब वो ठोस होगा, और जितना जितना कम होता जाएगा उसकी स्टेट क्या होगी, धीरे धीरे गिरती जाएगी। मतलब ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से क्या बनेगा, गैस। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब एक टर्म डिफाइन करते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइए इसके बारे में जानते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं। ठीक, जिस तरह हमारे चारों ओर देखो क्या है, गैसेज हैं,
तो ये गैसेस हमारे ऊपर क्या लगाती है, जिस तरह मैंने गुब्बारे का एक एग्जांपल दिया था बलून का, कि जब हम फूंक मारते हैं, तो फूंक मारते हैं जब, तो होता क्या है, अपने आसपास में जो कण होते हैं उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो ज़बरदस्ती जो कण होते हैं किसके, गैसेस के, वो गुब्बारे के अंदर भरती जाती हैं, ठीक, जाती हैं। तो मैंने बताया जो गैस का काम होगा उनका काम होगा फैलना, तो वो अंदर गुब्बारे में जाके क्या होंगी, फैलेंगी, क्योंकि उनको मूवमेंट चाहिए, प्लेस चाहिए, तो गुब्बारा फूलता है। समझे, गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। तो इसी तरह जो हमारे चारों ओर क्या है, गैसेज हैं, ये हम सब के ऊपर फैलना चाहते हैं। जिस तरह मैंने प्लेस ऑक्यूपाई किया है, जिस तरह मान लो मैंने ये प्लेस ऑक्यूपाई करी, ये गैसेज क्या चाहती हैं, अभी आके इस प्लेस को भरे, तो ये हमारे ऊपर एक दाब लगाती हैं, प्रेशर अप्लाई करती हैं। इसी प्रेशर को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमारे वातावरण में उपस्थित धूल के कण, ऑक्सीजन या गैसेस जो भी होते हैं, हमारे ऊपर क्या लगाती हैं, एक दाब लगाती हैं, उसी दाब को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। तो क्या लिखोगे इसको, हमारे चारों ओर उपस्थित, चारों ओर उपस्थित वायु के कण, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ या फिर पार्टिकल ऑफ एयर क्या करती हैं, चारों ओर उपस्थित वायु के कण एक दाब लगाती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय दाब, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, क्या है, प्रेशर, इंग्लिश में बोले प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर। ठीक, एयर के पार्टिकल द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक, इसको नापने की यूनिट क्या होती है, इसको नापा जाता है बार में। ठीक, कभी कभी इसको किस में नाप लिया जाता है, एटीएम में। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होती है, अभी मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसकी एक यूनिट होती है क्या, बार। ठीक, दूसरा होता है आपका पास्कल। ठीक, और क्या होती है, एटमॉस्फेरिक, एटीएम भी लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये 3 यूनिट होती है, चाहे आप बार में लगाओ, पास्कल में लगाओ और एटीएम में लगाओ। ठीक, ज़्यादातर यूज ही किया जाता है एटीएम का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु के कणों द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। समझ में आए। तो भाई अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। वायुमंडलीय दाब अगर आपको फील करना हो, जिस तरह हमारे बगल से क्या होती है, कोई गाड़ी वगैरह गुजरती है तो हमको बहुत तेज से हवा लगती है, इसका रीजन क्या है, वायुमंडलीय दाब। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वायुमंडलीय दाब। होता क्या है, जिस तरह कोई गाड़ी जा रही है तो वो गाड़ी क्या कर रही है, अपनी स्थान घेर रखी है। मान लो मेरी तरफ से ऐसे गाड़ी गई, तो गाड़ी मान लो कुछ बड़ी है ना, आई एम दिस इज छोटा सा, वो गाड़ी बड़ी, तो जैसे ही मेरे बगल से गाड़ी जाएगी तो वो गाड़ी क्या करके प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है। जितनी प्लेस में गाड़ी है उस प्लेस में वायु के कण नहीं होंगे, तो जैसे ही वो जाएगी तो वो प्लेस क्या हो जाएगी, खाली। तो उस प्लेस को भरने के लिए चारों तरफ की जो वायु होती है वो तुरंत क्या होंगी, हम आएंगी, तुरंत आएंगी, आगे से पीछे से चारों तरफ से आएंगी। तो जैसे ही वो आएंगे तो इतना तेज प्रेशर लगाती है कि हमको क्या फील होता है, जैसे हवा लगी है। हवा नहीं लगती, वो क्या होता है, जो वायु के कण होते हैं वो तुरंत हमारे मुंह पे, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, टकराते हैं। इसका रीजन क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। अगर कोई पूछे कि जब हमारे बगल से गाड़ी वगैरह गुजरती है, कोई साधन बड़ा गुजरता है तो हमको बहुत तेज से हवा लगती है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यही होता है कि जब वो कोई भी पदार्थ हमारे सामने से गुजरेगा वो कुछ ना कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करके रखता है, तो उस खाली प्लेस को भरने के लिए हमारे चारों तरफ की वायु क्या होती है, वायु के कण हमारे ऊपर आके गिरते हैं, जिससे हमको क्या फील होता है, हमारे ऊपर हवा लगी। लेकिन वो हवा नहीं, वो होता है आपका वायुमंडलीय दाब। समझ में आया। आइए इसी के बिहार पे हम चलते हैं कि वायुमंडलीय के दाब के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। अब जानते हैं गलनांक क्या होता है। देखो गलनांक दो चीज से मिलकर बना है, एक है गलन प्लस अंक। ध्यान से देखना, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन ये दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक, तो गलन क्या होता है भी, किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन होना। गलन का मीनिंग क्या होता है भी, गलन का मीनिंग होता है ठोस का किसमें चेंज होना, द्रव में।
अंक मतलब क्या हुआ, जिस ताप पर, अंक मतलब ताप, भाई कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका अंक। तो उसको लिखा जाता है जिस ताप पर, ताप मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर की कुछ ना कुछ क्या होंगी, वैल्यू होंगी। तो जिस टेम्परेचर की वैल्यू पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होगा उसी को बोला जाता है गलनांक। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, हाँ भी इसका इतना टेम्परेचर होना चाहिए। इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड क्या हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया, वो कोई भी ठोस किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। समझ में आया, मतलब जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को बोला जाता है गलनांक। समझ में आया। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ये वायुमंडलीय दाब पर होना चाहिए। इसका मतलब जिस जगह आप कर रहे हो, ठीक, देखो हर एक चीज़ की टर्म डिफाइन होती है। जिस तरह जल का गलनांक क्या होगा, मतलब अगर कोई ठोस, मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ गलेगी तो उसका एक टेम्परेचर डिफाइन है, लेकिन वो टेम्परेचर किसके लिए डिफाइन है, इस एटमॉस्फेयर के लिए जो हमारे चारों तरफ है। अगर ये सोचो मैं इसको चांद पर ले जाऊं, ले जाओ भाई, तो उसका वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या होगा, अलग होगा। तो अगर वहाँ वायुमंडलीय दाब अलग होगा तो वहाँ का जो बर्फ़ पिघलेगी वो अलग टेम्परेचर पर पिघलेगी, ठीक, तो वहाँ क्या होगा, अलग टेम्परेचर में पिघलेगी। तो ऐसा तो होने नहीं वाला, हम अभी चांद पे चले जाएंगे, है ना, वहाँ नाप के आए। तो इसको डिफाइन किया जाता है जिस वायुमंडलीय दाब पर, है ना, वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर ठोस किस में परिवर्तित हो, द्रव में हो, उसको बोला जाता है गलनांक। ठीक, क्या लिखोगे, इसको लिखना हो क्या, वायु मंडलीय दाब के जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, गलनांक। उसे क्या बोलेंगे, गलनांक। समझ में आया। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, गलनांक क्या होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो गलनांक होगा वो सिर्फ ताप के बारे में बताएगा कि टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पर, किस ताप पर, जो टेम्परेचर की वैल्यू रहेगी, जिस वैल्यू पर कोई ठोस क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, उसको बोला जाएगा गलनांक। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट, क्वथनांक। नेक्स्ट क्या होगा आपका, क्वथनांक। इसका भी वही क्वथन प्लस अंक। ठीक, अब इसको बार बार नहीं, क्वथन मतलब होता है द्रव का ठोस में, वो द्रव का गैस में बदलना। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब के जिस ताप पर, क्या लिखोगे, वायुमंडलीय दाब के जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो आई होप आपको गलनांक, क्वथनांक समझ में आया होगा। एक छोटा सा और चीज़ है, उसको और समझ लो, इसके बाद इसकी क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट है हिमांक। क्या होता है, फ्रीजन पॉइंट, हिमांक। ठीक, हिम मतलब होता है बर्फ, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। और जानते हो ना, हिमालय, हिम प्लस आलय, है ना, हिम मतलब जहाँ बर्फ हो, है ना, जहाँ बर्फ हो तो उसको हिमालय बोले। इसी तरह हिमांक क्या होता है, हिमांक मतलब बर्फ, बर्फ का मतलब होता है ठोस, है ना। इसका मतलब जिस ताप पर, वायुमंडलीय दाब के जिस ताप पर कोई लिक्विड गैस में, वो कोई द्रव ठोस में बदलता है, उस ताप को बोला जाएगा हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक। ठीक, इसको क्या लिखी, वायुमंडलीय दाब के जिस ताप पर
कोई द्रव किस में चेंज हो, ठोस में परिवर्तित हो, उसे क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, फ्रीजन पॉइंट बोलते हैं, उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है ना। जिस तरह कहा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी बर्फ में चेंज हो जाता है। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको समझ में आएंगे। क्या गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। ठीक, इसका एक और पॉइंट जिस तरह होता है, मान लो कभी कभी आप कपूर सुलगाते हो, कपूर क्या होता है, ठोस होता है, कॉम्फर जिसको बोलते हैं, कॉम्फर है ना, कपूर। कपूर की स्टेट फेज क्या होती है, उसकी फेज होती है सॉलिड, लेकिन जैसे ही उसको जलाया जाता है, एनर्जी दी जाती है, वो तुरंत लिक्विड में नहीं बदलेगा, किस में बदल जाता है, गैस में। किस में बदल जाता है, गैस में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हिंदी में लिखा जाता है इस तरह, इंग्लिश में होता है सब्लिमेशन। ठीक, तो सब्लिमेशन क्या होता है आपका, किसी भी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना, वही क्या होता है, सब्लिमेशन। जनरली क्या लिखा जाता है, जनरली लिखा जाता है कोई भी ठोस जो सॉलिड होगा वो पहले जाएगा लिक्विड में, लिक्विड में बदलने के बाद फिर वो किस में बदलेगा, गैस में। ठीक, मतलब जो ठोस होगा वो पहले जाएगा किस में, द्रव में, द्रव के बाद वो जाएगा किस में, गैस में। ठीक, सॉलिड से लिक्विड की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं गलनांक, गलन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। अगर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथन। मतलब जिस प्रक्रिया में कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड क्वथन। जिस प्रोसेस पर कोई सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए, कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाए, उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आई। एक चार्ट बना लोगे आपके लिए आसान होगा। तो जिस ताप पर होगा गलनांक लग जाएगा, जिस ताप पर होगा क्वथनांक बन जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। और कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में परिवर्तित होता है उसको बोलते हैं हिमांक। उसको क्या बोलते हैं, हिमांक। ठीक, तो ये चार्ट एक छोटा सा बना लो, तो इससे आपकी पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये एरो जरूर लगा लेना, पता लगे कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे आगे की टर्म। ठीक, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होते हैं ना, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन, ट्रू विलयन, वास्तविक विलयन क्या होते हैं, सूडो विलयन क्या होते हैं ना, इन सब के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।